प्रणाम और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अलौकिक अल्फाज पे। आज की जो बातचीत है वो मेरे और रमन भाई के बीच में है। रमन भाई का एक इंस्टाग्राम पे पेज है, शायराना सफ़र करके। वहाँ पे वो खुद शेर सुरंगेज और बहुत शेरों का एनालिसिस खुद करते रहते हैं। तो उनका उनके पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू फॉलो हिम। और हालांकि बात तो बुनियादी मुद्दों पे ही हुई है इस कॉन्वर्सेशन में, शायरी क्या है, अच्छे अशार को बुरे अशार से कैसे डिफरेंशिएट करें। मीर पे एक खासा पोर्शन डेडिकेटेड है इस बातचीत का। और फिर गालिब पे भी थोड़ी बहुत बात हुई है, मानिया अफरीनी और ऐसे टॉपिक्स पे, काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक्स जो होती हैं। और अंततः ये भी थोड़ी सी बात हमने करी है कि जो करंट सिचुएशन है अभी कंटेम्प्ररी पोइट्री का, खासकर उर्दू में, तो उसमें एक अजीब सी उदासी की कैफियत दिखती है, और जो मतलब इट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग, हर जगह वही मौजूद है। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करी है हम लोगों ने। और वी होप कि अगले बार इस पे एक अलग से पूरा एक एपिसोड इस पे करें कि कंटेम्प्रेरी पोएट्री की ये हालत कैसे हो गई। तो खैर, आई होप कि यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। और एक और न्यूज़ ये है कि आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, एक्स पे। वहाँ पे ट्विटर स्पेसेस में अक्सर अक्सर क्या, आज से हम लोग रूम्स लगाएंगे प्रोबेबली। और एक जो अभी बुक है हमारे पास, मीर की शायरी और भारतीय सौंदर्य दर्शन, आई थिंक हम यही टाइटल होगा, मे बी आई एम मिसिंग इट अप। लेकिन उस पे रूम्स लगाएंगे हम, एंड विल रीड द बुक एंड डिस्कस इट। तो इफ दैट इज समथिंग दैट यू लाइक, डू जॉइन अस देयर। और वहाँ पे शेयर भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं अपने इंतखाब में से। तो एनीवे, आई होप यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं रोहन भाई कि शायरी बुनियादी रूप से क्या है। हम्म। देखिए तनिष्क भाई, इसमें कई तरह के जवाब हो सकते हैं। नाकिदाना जवाब अलग तरह का होगा, और जाहिर है स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स इसमें डेफिनेशंस भी होंगी इन चीजों की। लेकिन हमारी तरह, आपकी या मेरी तरह, एक जो आम आदमी शायरी पढ़ता है, उसके लिए तो शायरी यही है जो शायरी है। वो क्या है? गजल है, नज्म है। उसमें खुद को जाहिर है जिस तरह से लोग बयान करते हैं अपने तासुरात को, अपने जज्बात को, अपने कैफियत को। तो मेरे नज़दीक तो यही शायरी है कि अपने जो ख्यालात हैं, इवन वो चाहे जाती ख्यालात ना भी हो, वो आपके कोई जैसे उर्दू में मजमून बंदी का बहुत रिवाज है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो खुद के ऊपर गुजरी भी हो। सिंपली आप कोई मजमून है, कोई टॉपिक है, उस पर कोई राय रखते हैं, तो आप उस पे शेर कह देते हैं। तो यही मेरे नजदीक शायरी है भाई। और वैसे तो शायरी में जाहिर है बहुत सी सिनफें हैं, और ये नज्म और दूसरी बहुत असनाफ हैं। लेकिन गजल है जो प्राइमरी, जो ब्यूटी उर्दू शायरी की समझी जाती है, चाहे वो फारसी की हो चाहे उर्दू की हो। तो वही मेरे नजदीक शायरी है। डेफिनेशन वगैरह तो देने से बचूंगा, क्योंकि वो तो मेरा मैदान ही नहीं है। अच्छा, तो इस पे थोड़ा एक्सपैंड करें कि गजल जो है वो इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि बहुत सारे और भी आर्ट फॉर्म्स हैं, सिन्फें हैं जो मतलब अब लुप्त हो गई हैं ऑलमोस्ट। मसनवी तो खत्म ही, अब तो दिखती ही नहीं है बिल्कुल। और मतलब बहुत सारी हैं, नज्म थोड़ा बहुत दिख जाती है अभी, और वो भी खासकर मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि वो जो नस्र की शायरी है उस पे आजकल थोड़ा जोर है, तो इसलिए नज्म बची हुई है। लेकिन जो फैज और नून मीम राशिद के दौर में नज्म का मतलब रुतबा था, अब वो नहीं बचा है। लेकिन गजल जो है वो अभी तक अपनी आबरू को बचाए हुए है, और मतलब विथ टाइम पॉपुलर होते जा रहा है। और ये भी है कि बाकी भाषाओं में भी, जैसे हिंदी में हमारे यहाँ गजल नहीं थी, और जैसे भोजपुरी में भी जो मेरी अपनी लैंग्वेज है, तो इसमें भी गजल मतलब घुस गई है। तो ये क्या गजल की खासियत है कि किसी भी भाषा में इतनी आसानी से आ जाती है, और एट द सेम टाइम जैसे अगर कभी भी कोई शेर कोट करना हो तो गजल से ही वो आता है। कभी भी अक्सर लाइंस जो कोट करते हैं हम बातचीत के दौरान भी, तो वो गजल से ही आते हैं, नज्मों से बहुत कम आते हैं।
तो एक तो गजल की पॉपुलैरिटी पे भी अगर आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें तो। तनिष्क भाई, गजल में जो दिलकशी है गजल की, वो कई कारणों से है। एक कारण तो ये है कि गजल ने अपने इश्तिहारे इतने सारे बना लिए हैं वक्त के साथ, कि वो उन इश्तिहारों का महज इस्तेमाल करके छोटी सी बात में वो बहुत कुछ कह पाती है सिर्फ दो मिसरों में। इश्तिहारों का क्या मतलब हुआ कि यार हुआ, रकीब हुआ, हरीफ हुआ, बहार हुई, खिजा हुई। इन सब के जाहिर है, एक जाहिरी मानी भी हैं हर चीज के, लेकिन उसके बियॉन्ड हर चीज के एक इश्तियारे के मानी भी हैं। खिजा से मतलब आपके बुढ़ापे से भी होता है, बहार से मतलब माशूक से आपका, जाहिर है जो इश्क का दौर है उससे भी होता है। तो इस वजह से एक दो लाइनों में जिस तरह से आप अ, एक अच्छी खासी बात को कह पाते हो, उसकी कोटेबिलिटी, ये हमेशा से गजल का एक बहुत मुख्य कारण रही है कि गजल प्रचलित रही। आप चाहे पुरानी नस्र में उठा के देख लो, फसाना या जाए, फसाना या जात, और पुरानी पुरानी नस्र उर्दू की उठा के देख लो, उसमें कसरत से शेरों को कोट किया जाता है। एक शेर को, कहीं से भी शेर को उठा लो, बहुत बार तो ये भी नहीं पता चलता कि शेर किसका है। शायर अक्सर नामालूम भी हो जाता है। तो शेर की जो एक पोर्टेबिलिटी है, कोटेबिलिटी है, इसने एक तो शेर को बहुत अ, एक कहना चाहिए कि पुरकशिश चीज बनाया है। और शेरों का मजमुआ जिसको हम गजल कहते हैं, इसी वजह से गजल भी पॉपुलर है, क्योंकि कहने वाला भी एक ख्याल पे मरबूत ना होके अलग अलग ख्यालों में, अलग अलग विधाओं में, अलग अलग तरह के इजहारात एक ही गजल में कर सकता है। कहने वाले के लिए भी बहुत सहूलियत है, सुनने वाले सुनने वाला भी खूब लुत्फ लेता है। नज्म में आपको ये सहूलियत नहीं मिलती अक्सर, क्योंकि नज्म में क्या है, आपको एक ख्याल के इर्द गिर्द उसको मरबूत करके, सेंटर करके उस ख्याल को आपको एक अच्छी खासी बात बुननी है। लेकिन गजल में आपके ऊपर ये पाबंदी नहीं है। आप अच्छा शेर घिसे घिसाए मजमून में भी कह सकते हो। नज्म में आप शायद ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक नया ख्याल, एक सुंदर तकलीफ लेके आनी पड़ेगी अपनी नज्म को मनवाने के लिए। गजल का शेर हजार बार वो उस तरह का शेर चाहे कहा जा चुका हो, आप दोबारा फिर कह सकते हैं वही शेर, और फिर वो एक नई कशिश के साथ नए तरीके से नया लुत्फ देगा। ये गजल की खूबी है। फिराक साहब का शेर है, हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। तो हजारों बार एक ही मजमून कहे जाने के बावजूद उसमें जो एक नएपन की गुंजाइश रहती है, पुरानेपन के साथ नयापन, दोनों चीजों का ये अजीबो गरीब जो मिक्सचर है जो आपको शेर और गजल में मिलता है, ये कहीं और नहीं मिलता। और यही शायद गजल की मकबूलियत की वजह भी है, खासकर आज के टाइम में। जबकि जाहिर है हम देखते हैं कि जो कहा जाता है कि अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है वगैरह, तो शेर को इस चीज से भी कोई नुकसान नहीं है। कम से कम अटेंशन स्पैन में भी एक शेर पढ़ा, सुना और एंजॉय किया जा सकता है। एक शेर पढ़ने में अमूमन 10 सेकंड लगते हैं। तो अभी तो इतना अटेंशन स्पैन बाकी है। जी भाई। हम्म। और इस पे गजल वाले पे एक और, आई थिंक शमीम हनफी का एक टॉक था, उसमें वो बोलते हैं कि गजल को दो बातें उन्होंने की जो काफी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। एक तो कि गजल को गालिब ने उसके मकाम तक पहुंचा दिया, तो उससे भी मतलब पर्सनल लेवल पे आई आई डिसएग्री विद दैट, लेकिन और एक और बात वो कहते हैं कि गजल में आपके पास क्योंकि रदीफ और काफिया की पाबंदी होती है, तो अगर आपने मतलब अच्छा काफिया और रदीफ चुन लिया है, तो हो सकता है कि बाई चांस, मतलब क्या बोलते हैं, इत्तेफाक से भी आपके गजल में एक दो अच्छे शेर आ जाए, क्योंकि आपने कुछ चीजें पहले ही फिक्स कर दी थी। तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि मतलब गजल, मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि गजल एक तरह से थोड़ी सी आसान हो जाती है क्योंकि आपने पहले फिक्स कर दिया काफी काफी और रदीफ, और नज्म में आप ज्यादा एक तरह से खुले हुए हैं और आजादी के साथ आप पे एक भार भी आ जाता है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मतलब म- मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गजल आप काफी अपएमाई करके भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें जैसे तैसे दो तीन काम के शेर आ जाए।
तो इस पे आपका क्या ख्याल है? निष्क भाई, जो आपकी दो बातों में पहली बात है उससे मैं आपके साथ ही अग्री कर रहा हूँ कि ये बात तो मेरे ख्याल से शमीम साहब ने भी किसी और हवाले से हो सकता है कही हो कि गालिब ने गजल को जाहिर है कि आपने क्या वर्ड यूज किया था, गजल को क्या किया गालिब ने? उसके मुकाम तक पहुंचा दिया। मुकाम तक पहुंचा दिया। तो ये तो एक जाहिर है बहुत सब्जेक्टिव सी बात है, और थोड़ी अनक्लियर भी है कि मुकाम तक पहुंचाना क्या होता है, क्योंकि गजल तो पूरे आबोताब जलवे के साथ मीर सोदा मुस्तफी नासिख आतिश ये कह चुके हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि गालिब ने, जाहिर है गालिब की अपनी खूबियां हैं, बातें अलग हैं, पर ये मुकाम तक पहुंचाना, इस बात का ये सेंटेंस थोड़ा अनक्लियर है। इसकी क्लैरिटी के साथ ही इसके ऊपर कोई बात की जा सकती है। वैसे कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि गालिब ना होते भी तो भी कोई गजल की विधा में कोई घटाव होता, क्योंकि गजल तो फारसी जमाने से चली आ रही है, और उर्दू में भी गालिब से पहले अच्छे अच्छे शायर हुए हैं। गालिब के हमअसर अच्छे अच्छे जोक हैं, जैसे मोमिन है, आजुर्दा है, इनको कोई इग्नोर थोड़ी कर सकता था। गालिब नहीं भी होते तो क्या, जोक जोक तो होते ही उसमें कुछ वो। और जोक के ही शागिर्द दाग, दाग के शागिर्द बेखुद साइल। तो ये सब तो सिलसिले जो है गालिब इसमें कड़िए महज हैं, अच्छे शायर हैं, कोई शक नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है कि इसमें काफिया पैमाई करके इत्तेफाकन भी अच्छे शेर बरामद किए जा सकते हैं। तो ये बात सच है बिल्कुल, क्योंकि आपको जाहिर है, ये गालिब ने अपने खत में किसी को लिखा था कि शायरी, गालिब पे किसी ने इल्जाम लगाया था कि कोई फारसी गजल कही थी गालिब ने कि ये तो आपने कोई नजीरी की गजल सामने रख ली और नजीरी के काफिये देख देख के अपनी गजल बना ली। नजीरी फारसी के बहुत अच्छे शायर हैं, सबके हिंदी के। तो गालिब ने कहा था भाई, शायरी काफिया पैमाई नहीं है, मानी आफरीनी है। काफिया पैमाई क्या होता है? अगर आपने रदीफ काफिया एक ले लिया, आपने 10 काफिये लिख लिए, और आप उन काफियों में गजलें, आपने शेर कह लिए, और इत्तेफाकन अच्छा शेर, अगर आपकी जबान पर थोड़ी बहुत कुदरत है तो अच्छा शेर हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन इत्तेफाकन अच्छा शेर होना एक बात है, और बार बार अच्छे शेर कह के एक अच्छे शायर होना बिल्कुल दूसरी बात है। इत्तेफाक हो सकता है कोई शेर चमक गया हो, शायर नामालूम हो गया हो, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी हमारा शायर, बड़े शायर ऐसे नहीं है कि भाई वो इत्तेफाकन अच्छे शेर कह के और बड़े शायर बन सके, या एक मामूली या एवरेज शायर भी आदमी बन सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। इत्तेफाकन कई बार कोई शेर हो जाता है। आप किसी और की जमीन में कोई गजल कह लो, उनका ही कोई मजमून उठा लो, उसको उलट पलट के अपना शेर बना लो। बहुत लोगों ने ऐसा किया है। कल ही मैं वो जो मीर का मशहूर वो है, अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे सोए, सुबह हुई आराम किया। अ, इसी तकरीबन इसी तर्ज का शेर सौदा का भी मिल जाता है। जवानी, चलिए मैं शेर भूल रहा हूँ सौदा का, पर कहने का मतलब है कि अच्छे शेर तो एक ही जमीन में एक ही रदीफ काफिया की वजह से कई बार हो जाते हैं। लेकिन किसी शायर की या शायरी की ये कोई बड़ाई की वजह नहीं है एज सच, क्योंकि उसके लिए आपकी जबान पर कुदरत, आपकी नुदरत, आपकी मजमून बंदी, आप किस तरह से ख्याल निकाल के लाते हैं, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। पिछले दिनों ही एक बात हो रही थी, जो गालिब की वो मशहूर गजल है, अ, हूँ गर्मी निशात तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंधलीब गुलशन न आफरीदा हूँ। ये गजल बिल्कुल मुस्तफी की जमीन में है। और इस गजल के बाद मिसरे, तो एक मिसरा तो ऐसा लगता है जो गालिब का मिसरा है कि मुमकिन नहीं कि भूल के भी आरमीदा हूँ। इसी तर्ज का बिल्कुल मिसरा मुस्तफी कह चुके हैं इनसे पहले कि मोहलत नहीं है कि टुक भी मैं आर, कुछ ऐसा है, मोहलत नहीं है टुक के मैं आरमीदा हूँ, कुछ ऐसा है, गलत पढ़ रहा हूं मैं पर ऐसा ही है। तो बिल्कुल गालिब का मिसरा ऐसा लगता है कि मुस्तफी की तर्ज में है। और लेकिन जब हम गालिब की गजल देखते हैं और मुस्तफी की जमीन गजल देखते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। गालिब की गजल के सामने ठहरती ही नहीं मुस्तफी की गजल, जबकि मुस्तफी पहले कह चुके हैं उसी तर्ज के शेर। तो इसमें जबकि रदीफ काफिया जो आपने बात कही, उस पे आके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। रदीफ काफिया कई बार आपके शेर में हुस्न दे देते हैं, पर मुसलसल तौर पे अच्छा शायर मनवाए जाना,
एक आपकी ही एक सिफत है, जाती सिफत है, वो इत्तफाकिया नहीं है। जी। हाँ बिल्कुल। और इस पे एक और मुझे शेर याद आ रहा है सौदा का कि गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना है दम और कदम देखते हैं। और इसी पे, इसी बिल्कुल यही काफी और रदीफ पे गालिब की भी गजल है, बहर भी एक ही है मेरे ख्याल से, कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा हिरम देखते हैं। और वो उसी का वो जो सबसे फेमस शेर है कि बना के फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। तो हाँ, इस पे तो है कि, और गालिब में ये भी, मतलब एक टेंजेंट थोड़ा सा मैं खींच रहा हूँ इस पे, कि गालिब में ये भी है कि जब वो दूसरों के मजमूओं को भी उठाते हैं या दूसरों की जमीनों में भी जब शेर कहते हैं, तो उसको उठाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि उसी स्तर पे छोड़ दिया या और गिरा दिया और पस्त कर दिया। अक्सर बहुत बुलंद शेर कहते हैं। तो खैर। हम्म। ये तो आपने जो फरमाया कि बहुत बुलंद शेर कहते हैं, इस बारे में तो एक मीर के बारे में कहा जाता है, एक फारसी जुमला है, पस्तश पस्तश अंदक पस्तश, अगरचे बुलंदश बिस्यार बुलंदश। इसका मतलब ये है कि मीर के बारे में कहा गया है, जाहिर है गालिब के बारे में नहीं, कि जो ये शेर पस्त भी कहते हैं वो अंधक पस्तश, वो थोड़ा सा पस्त होता है, लेकिन बुलंदश, लेकिन इनका जो बुलंद शेर है, बिस्यार बुलंदश, वो बहुत बुलंद होता है। ये जो आपने बुलंद वाली बात कही, इसमें मुझे ये बात याद आ गई, खान आरजू ने कहा था ये मीर के बारे में। हाँ, उस इस गजल में ना जो सबसे मुझे बुलंद ये अगेन टेंजेंट खींच रहा हूँ मैं, लेकिन खैर। तो इसमें जो दूसरा शेर है मेरे हिसाब से कि दिलाशुफ्तगा खाले कुंजे दहन के सुवैदा में सैरे अदम देखते हैं। तो कि मतलब महबूब के तिल में हम नॉन एग्जिस्टेंस देख रहे हैं। तो एक मेटाफर्स भी है गालिब के पास जो मतलब बहुत मुख्तलिफ हैं। मतलब पूरा, मतलब मेरा तो बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है उर्दू पोइट्री से, लेकिन जितना भी रहा है बहुत अलग दिखते हैं। और जैसे फरहत साहब बोलते हैं कि गालिब हमेशा आसमान से बात करते हैं, कभी मतलब नीचे आते ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो खैर, अगर और आप। ये बात सच भी है, ये बात सच भी है। और गालिब की जो नुदरत है, एक जो ख्याल की उनकी तरह तरह के वो ख्याल को पेचीदगी से बांधते हैं, और बेदिल से भी सीखा है उन्होंने इस बारे में। लेकिन जाहिर है उनका ऐसा मिजाज रहा होगा। पर इसके बावजूद मैं जो बिल्कुल इसका एहतमाम करते हुए फरज साहब ने जो कहा, और गालिब के बारे में जितनी आदर और इज्जत है हम सब लोगों के दिल में, लेकिन गालिब जिस तरह की जबान यूज करते हैं, जबकि उसमें मानी बरामद होते हैं और वो लगता है कि बहुत बड़े मानी बरामद हुए हैं, मैं जाती तौर पे उन शेरों को ज्यादा पसंद करता हूँ जिनमें जबान, आसान नहीं कहूंगा, पर रोजमर्रा और बा मुहावरा, और जो एक आ, खालिस, जिसको उर्दू दानी और उर्दू जबान कह सकें, उस जबान में अशार को मैं ज्यादा एंजॉय कर पाता हूँ। गालिब के जो शेर हैं, कितने ही इसमें एग्जांपल्स उठा के चाहे देख लो, नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, हाँ, आग ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है मेरे आलम तकरीर का। तो ये सब शेर जो है इनमें, जबकि शेर खूबसूरती से कहे गए हैं और चाहे समझ ना भी आए तो भी कुछ मजा दे जाते हैं, गालिब की जो लिसानियात है और जो आहंग है वो इस तरह का होता है अक्सर। लेकिन मैं जाती तौर पे गालिब के शेरों को धीरे धीरे, मैं वक्त के साथ, मैं ये बात मानने पर आमादा होता जा रहा हूँ कि जो शायर बेहतर उर्दू जबान का अच्छा इस्तेमाल गालिब से कर पाए हैं, उनको मैं गालिब के बजाय ज्यादा तरजीह दे पाता हूँ वक्त के साथ साथ। और मैं ये मानता हूँ गालिब में जबकि नुदरत ख्याल और मजमून बंदी बहुत आला हो, लेकिन जबान के तौर पर उन्होंने उर्दू के साथ जरा एक, कुछ लोग ये भी कहते हैं अभी जबान को उन्होंने नए आयाम बख्शे, ये बात भी चलो मान लेते हैं। लेकिन बावजूद इन सब बातों के, जरा वो जबान का उन्होंने जो जबान थी उसको कुछ और ही बना देते हैं वो अक्सर, जो कि मुझे जरा सा धीरे धीरे अब नागवार सा होने लग जाता है कई बार। ऐसा लगता है कि भाई ये जबान कौन सी नई जबान है, ये क्या जरूरत है इस जबान की, जब हमारे मीर और और जो बड़े शायर हैं वो आसान जबान में अच्छे अच्छे शेर कह पाए हैं।
तो ये मेरा एक जरा डेवलपिंग थॉट है, जो मैं धीरे धीरे ऐसा सोचता चला जाता हूँ। हम्म। हाँ गालिब, मतलब आई थिंक उन्होंने एक पर्दा रखने के लिए या मे बी, जैसे मडी वाटर होता है थोड़ा लोग और ध्यान से देखते हैं कि अंदर इसके नीचे क्या है, तो आई थिंक उसके लिए भी गालिब ने ये करा होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा शेर तो उन्होंने पब्लिश ही अपने नहीं करे, आधा से ज्यादा काट के ही रख दिया। तो और वो भी काफी अच्छे शेर हैं, तो ऑब्वियसली मतलब जो मेरा इस पे ख्याल है कि काफी, मतलब ही न्यू कि मैं बड़ी शायरी कर रहा हूँ, इसका अंदाजा आई थिंक हर बड़े हर बड़े शायर को होता है, गालिब को भी अंदाजा होगा ही इस बात का। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा, और जो ये इस बात से भी मुझे लगता है क्योंकि जो वर्ड ऑर्डर से वो जो खेलते हैं, मीर भी खेलते हैं वर्ड प्ले, मीर के यहाँ भी बहुत है, लेकिन गालिब जिस तरह से खेलते हैं, और जैसे आपने कहा कि ऐसा कभी कभी लगता है कि बेमतलब कि ये जानबूझ के ये मुश्किल लफ्जों को लेके आ रहे हैं, और हालांकि मतलब एबिलिटी है उनके पास कि आसान जबान में भी शेर कह पाए, जैसे वो शेर है कि मेहरबा हूं के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। तो बड़ा शेर है नो डाउट, और कैफियत का भी है, लेकिन ऐसे शेर बहुत कम मिलते हैं, कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक ना एक वर्ड वो ला ही देंगे। अब जैसे वो है कि तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, तो बाकी लोगों को सारी पूरा सारा मैटर तो समझ में आ जाएगा, ये कुफले अबजद नहीं समझ में आएगा, उसके लिए डिक्शनरी उठानी पड़ती है। तो अक्सर उनके शेरों में एक ना एक लफ्ज ऐसा आ ही जाता है जिसको जिसके लिए आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा। खैर, इस पे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो करें, और आगे चलते हैं फिर। हाँ हाँ जी भाई, मैं ये आपकी बात मैं समझ भी गया, और ठीक बात भी है। और जो आपने बात कही कि गालिब जरा मडी वाटर्स रखना चाहते थे, देखिए मडी वाटर्स ऐसा नहीं है कि पहले के दूसरे शोरा नहीं रखते थे। मडी वाटर्स रखने के लिए एक पूरा ईहाम और इबहाम, ये सब जो विधाएं थी, ये प्रचलित थी पहले से। इनमें एक ही वर्ड से आप तीन तीन अलग माने निकाले जा सकते हैं, इस किस्म का था। तो मडी वाटर्स तो पहले के शायर भी रखते थे, और बिल्कुल 18वीं सदी में खूब इस पे मजे मजे के शेर और मजमून बंदी और इनमें चश्मकें हुई हैं कि कौन शायर इबहम में शेर कहता है, कौन इबहम में शेर नहीं कहता है। शायद सौदा ने एक शेर भी कहा था इस बारे में। अ, यक रंग हूँ आता नहीं खुशमुझ, यक रंग हूँ आती नहीं खुश मुझको दो रंगी, मुमकिन सुखन और शेर में इबहम का हूं मैं। तो तो ये यकरंगी होना, दो रंगी होना, मडी मोटर्स रखना, सस्पेंस रखना, ये सब होता था अलग तरीकों से। ये भी सच है, खैर इसमें पूरी तरह हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उर्दू जो जबान है वो उसकी जबान के लिसानियात और उसका क्राफ्ट इस तरह का है कि उसमें पेचीदा जो मजमून है उनको अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गालिब ने इस मजबूरी से भी पीछा छुड़ाने के लिए जरा उनको दूसरी जबान वजह करनी पड़ी, जो कि जाहिर है कामयाब भी हुए वो। और आपने जो कहा कि उनके बहुत से शेर सहले मुमतना में भी हैं, लेकिन आप देखिए कि उनको सबसे ज्यादा शोहरत उन्हीं शेरों से मिली है जो कि इनके सहले मुमतना के जो आम उर्दू के शेर हैं, जिसके बारे में फारूकी साहब ने अपने अफसाने गालिब अफसाना में लिखा है कि गालिब ने किसी को कहा था कि इनमें से ज्यादातर शेर वो हैं जब वो 25 से कम की उम्र में कह चुके थे। तो खैर जी। हम्म। तो इस पे जो एक थोड़ा सा मैंने रेफर किया था पहले, उसी पे एक्सपैंड करते हैं फिर से। कैफियत का शेर, तो पहले तो यही कि कैसे डिटरमिन करेंगे हम कि, क्योंकि अब तो एस्टेब्लिश ऑलरेडी हमने कर लिया है कि शायरी क्या है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कि अच्छा शेर क्या है और खराब शेर क्या है। जैसे कहते तो सब है, बहर में कोई भी कुछ भी कह सकता है, मतलब बहर में किसी चीज को लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहर छंद जो भी है, राइट। लेकिन क्या है कि गालिब इतने प्रचलित हैं, और ऐसे हजारों शायर हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। तो की अच्छा शेर क्या है, और कैसे उसको डिफरेंशिएट करें हम खराब शेर से, या जो मीडियोकर शेर हैं ऐसे। भाई तनिष्क भाई, ये सब बात तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत सब्जेक्टिव बात है।
और अच्छा शेर क्या है, हर आदमी इसके बिल्कुल अलग अलग पैमाने दे सकता है। और अपने स्किल लेवल पे, अपने जो किसी का रुझान है, किसी का जमाल की तरफ रुझान है, किसी का कह लीजिए कि जरा तसव्वुफ की तरह रुझान है, किसी का फिलोसफी की तरफ रुझान है, तो उस हिसाब से भी किसी को शेर अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। किसी को वो शेर पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं जिनमें फिक्र पे जोर देना पड़े। किसी को वो शेर अच्छे लगते हैं जिनमें फौरन चटखारा मिल जाए, और वो एकदम अस दिल रेजत बर दिल खेजत जिसको कहते हैं, दिल से बात निकले और फट से आके दिल में लग जाए। तो ये सब जो बातें हैं, इसको मैं थ्योरेटिकली तो नहीं कह सकता कि अच्छा शेर क्या है, पर मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरे लिए अच्छा शेर है उसके बिना पे मैं आपको कहना चाहूंगा। ये बात तो खैर कहने की है ही नहीं, रदीफ काफिया और जो बहर है उसकी पाबंदी से बईद जो कोई जाएगा वो तो शेर ही नहीं माना जाएगा। हम शेर में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी, हम टेक्निकली हम साउंड है, ठीक है। उसके बाद आप जबान को किस तरह बरत रहे हैं, आपका शेर चुस्त कितना है। आपके शेर में भर्ती के या ढीले अल्फाज तो ज्यादा नहीं है, आपके शेर में पंतना बरकरार। इसमें मैं बल्कि चुस्ती के लिहाज से मुस्तफी मुझे बहुत पसंद आते हैं शायर। जिस तरह के वो रदीफ काफिये बरतते हैं, जिस तरह के वो जबान में एक एक मतलब उसमें लफ्ज भरती के उनमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबान की चुस्ती और बंदिश बहुत मिलती है। जैसे आज ही मैं एक शेर मुस्तफी का पढ़ रहा था। शेर सुनिएगा। मुस्तफी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। अब क्या इनमें जिस बात तरह से रफू इन्होंने इस्तेमाल किया है, या इस तरह से एक और शेर है मुसफ़ी का कि तेरे कूचे इसी बहाने, मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। अब बिल्कुल ये आसान सा शेर है, आम जबान के लेवल पे जाके। तो एक तो मेरे नजदीक अच्छे शेर ये हैं जो अचानक से जबान की सभी खूबियों को मेंटेन करते हुए आला दर्जे की और दिल में उतर जाए। दूसरे शेर वो हैं जो आपने कैफियत कैफियत की भी बात की, और जरा सा उसमें मजमून बंदी का भी एंगल आ जाता है कि आपका जो एक, फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मान लो मेरा कोई माशूक है, और मेरा माशूक मुझसे झगड़ के उठ के चला गया। तो एक ये एक मजमून है, ये एक फीलिंग है जो मेरे ऊपर इस वक्त तारी है। वो अशार भी मैं अच्छे मानूंगा जो मेरी इस कैफियत को सहारा दे सके, जो मेरे एग्जैक्ट जो मेरा दुख है उसकी तर्जुमानी करके मुझे वैलिडेट कर सके, मेरे दुख को, नंबर एक, दुख या सुख जो भी, वैलिडेट कर सके। नंबर दो, हो सकता है कई बार मुझे आगे का रास्ता भी दिखा सके। जैसे फिराक का शेर देखिए। मैं देर तक तुझे खुद ही न रोकता, लेकिन जिस अदा से तू उठा है उसी का रोना है। अब इस शेर में बिल्कुल ये शेर मेरे उस एहसास की तर्जुमानी कर रहा है जो मैंने फील किया जबकि मेरा माशूक उठ के चला गया। या फिराक का ही एक शेर है, कहाँ वो कहाँ वो खिलवतें दिन रात की, और अब ये आलम है कि जब मिलते हैं दिल कहता है कोई तीसरा भी हो। तो ये शेर भी अगेन एक इश्क के एक, और एक ताल्लुक ताल्लुक के एक दूसरे ही मरहले को उजागर कर रहा है पूरी तरह से। या आपका किसी से कोई रिश्ता बिछड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है। बानी का शेर देखिए। ये टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। अब इस शेर में देखिए आपका जो वो मंजर है, इसने बयान कर दिया बिल्कुल जो आप फील कर सकते थे। इसको कहते हैं एहसास की शायरी, फील करी हुई शायरी। तो ये भी एक शायरी का हुस्न है, जिससे अच्छे शेर कहे जाते हैं जिन बातों से। अब गालिब का शेर है, हम सब लोग जो कभी कभी आशिक होते हैं किसी के ऊपर, तो गालिब का ये शेर पूरी तरह सादिक आता है हमारे ऊपर। शेर सुनिए। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। आसान सा शेर है, क्या लेकिन बात। बिल्कुल आपके ख्याल की उस मौके पे तर्जुमानी कर देता है ये शेर। या मीर का वो शेर देखिए, जो आपकी अगेन कई बार हम स्लीपलेस नाइट्स के भी दौर से गुजरता है आदमी इश्क के किसी न किसी मकाम पे। शेर देखिए।
जब रात सर पटकने ने तासीर कुछ न की, चुपचाप मीर मुंड करी सी मार सो रहा। तो आपको क्या? न सिर्फ ये दिखाता है कि आपसे पहले भी वो लोग हुए हैं जो रात को सर पटकते रहे हैं, और ये भी दिखाता है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि नाचार मीर मुंड करी सी मार सो रहा। सो जाइए भाई, क्या करोगे। तो अच्छे शेरों में जबान, एहसास, रोजमर्रा मुहावरा ये सब चुस्त हो। इसके अलावा वो शेर आपके किसी अ, एहसास को लफ्ज दे सके, तर्जुमानी कर सके, तो वो शेर मैं अच्छा मानता हूँ। ढीले और घटिया शेर क्या है? ढीले और घटिया शेर वो हैं जिनमें पहली बात तो, एक तो उनमें कमी ये हो सकती है कि वो एक इंसानी जो हमारे एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे गिरकर शेर हो। आप एथिक्स एथिकल नहीं है आपकी लाइफ में, आपके शेरों में ऐसा एहसास हो रहा है कि आप एज ए पर्सन गुड इनफ पर्सन नहीं है उस शेर में। इसमें बहस की बात हो सकती है कि शेर में आप जैसा भी दिखाएं फिर भी आप शायरी शेर को अच्छा कहलवा सकते हैं, ये अलग बात है। जैसे उसका शेर है मुसफ़ी का, अ, एक सेकंड में, मैंने ये शेर अभी 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 लिखा था। पड़ा रहता हूँ अक्सर मैं, पड़ा रहता हूँ अक्सर राह में दामन दराजों की, ये सर मुश्ताक है क्या जानिए कि, ये सर मुश्ताक है क्या जाने किन पाँवों की ठोकर का। तो अब ये क्या बात! शेर में देखिए, जो शायर अपना किरदार दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं रास्ते में पड़ा रहता हूँ, कि किसी का भी ठोकर मेरे सर पे इत्तेफाकन लग जाए, बस इतनी ही मुझे आरजू है। तो इसमें जरा शायर का किरदार तो खैर कमतर दिख रहा है। इस शेर में लग रहा है कि भाई किरदार, इश्क ऐसा नहीं होता, इश्क बहुत अलग होता है इससे। लेकिन खैर चलो, ये हवस ही सही, आपकी तन्हाई ही सही, कंपल्सिव आपका, कह लीजिए एक सीरियल डेटिंग, या जो आज के टेक्नोलॉजी में कहते हैं कंपल्सिवली ही सही, लेकिन जो भी है, तो ये बात भी है। घटिया शेर में एक तो भर्ती के लफ्ज ज्यादा होंगे। शेर में सिर्फ और सिर्फ काफिया पैमाई की गरज से बहुत ही लचर और घिसा पिटा ख्याल मिलेगा, जो ख्याल बिल्कुल ही आपको लगेगा कि हजारों दफा मैं सुन चुका। बयान करने का अंदाज भी कोई नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो जाहिर है वो हल्के शेर होते हैं, मेडियोकर होते हैं। तो ये आदमी अपने जौक के हिसाब से तय करता है अच्छे बुरे शेर को। इस बारे में और जाहिर है मजीद बात हो सकती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इतने पे मैं रोकता हूँ। बहुत, एक तो कायनात खोली आपने पूरी। हाँ, सबसे पहले ये आपने वो जो मुशफ़ी का सुनाया वो मुझे पता नहीं था। एक फैज की नज्म है, उसमें ये लाइन आता है कि सरे कुए नाशनाया, कभी दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो वहीं से ये लिया है ये, अब मुझे ध्यान आया। खैर, और इसके बाद एक और उन्होंने गालिब से ही उठाया है इसी नज्म में कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। एनीवे, ईस्टर एग था मेरे लिए एटलीस्ट ये। और आपने ये जो बात कही है ना, ये लाइक काफी पहले मैं भी काफी जूझ रहा था इस चीज से कि मतलब भाई शायरी है क्या। अगर मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब तो भाई कोई भी कह देगा कि ये शायरी है, और उसको आप नकार नहीं सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव ही है आर्ट किसी ना किसी स्तर पे। तो इस पे जो सबसे पहले मुझे ध्यान आया था, क्योंकि सबसे पहले कोई भी शेर आपको उसके फोनेटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके वजह से खींचता है। जो टीएस एलियट भी कहते हैं कि जेन्युइन पोएट्री कैन बी फेल्ट बिफोर इट इज अंडरस्टूड। तो आपको वो सुन के ही अच्छा लग जाएगा, अभी समझ आया ना आया वो तो बाद की बात। तो ये तो है। और ये जो पर्सनल वाला है, आई थिंक अक्सर लोगों को यही एक, और खासकर अभी के कंटेम्प्रेरी पोएट्री की भी अगर बात करेंगे हम, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि बहुत मतलब कच्चे शेर मिलते हैं। ख्याल कई बार अमूमन अच्छे होते हैं, लेकिन उस पे काम नहीं करा गया है, उसको घिसा नहीं गया है, उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है। बहुत मतलब लैंग्वेज जो है वो बहुत खराब है, बहर में नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया है। भर्ती के लफ्ज हैं बहुत सारे शेर में, जो चुस्त शेरों की आप बात कर रहे थे, जो अक्सर मीर या गालिब में खास तौर से देखने को मिलता है कि आप
एक शब्द को भी आप इधर से उधर करेंगे ना, तो शेर गिर जाएगा नीचे थोड़ा सा अपने बुलंदी से। तो वो आजकल देखने को कम मिलती है। लेकिन लोग ऐसे शेरों को पसंद मेरे ख्याल से इसीलिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फील किया है उसको वो किसी न किसी स्तर पे वो उसको दिखा रहा है, बता रहा है, तो वो लोग आई थिंक रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप का एक अक्स देख पाते हैं उस शेर में। तो इसलिए खैर। और इस पे थोड़ी सी और अगर वक्त अगर बिताएं हम, जो खासकर कैफियत के शेर हैं, और आपने फिराक का भी, फिराक के शेरों का भी बहुत सारे उदाहरण दिए। तो उस पे थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता था कि आपका इन पे क्या ख्याल है, क्योंकि मैं कल ये पुस्तक पढ़ रहा था फारूकी साहब की, तो उसमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू मतलब इंसल्ट ये जो एक दो शायर हैं, जिसमें उन्होंने नासिक पे भी बहुत जबरदस्त तंज कसा है, और फिर क्या नाम है, आतिश को तो बार बार लताड़ा है बिना मतलब के, ऐसा लगता है मुझे कई बार। और फिराक से तो खैर उनका एक विशेष प्रेम दिखाई देता है हमें। लेकिन इस पे आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली फारूकी बहुत बड़े नक्काद है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन किसी शेर से जो मेरा पर्सनल रिश्ता है, उसके बीच में फारूक। हाँ जी, वहीं से शुरू करते हैं फिर से कि जो हाँ फिराक के हाँ। अगेंस्ट इनका कुछ मतलब काफी ज्यादा क्रिटिकल लगते हैं फारूकी, एटलीस्ट मुझे तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि मतलब, क्योंकि ये तो बात है जो फिराक के यहाँ भर्ती के शेर मिलते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हमने ये देखा है कि ऐसे शेर उनके पास बहुत सारे मौजूद हैं, जो लगता है कि बस वो गजल को लंबा करने के लिए लिख दिया है, या जो भी वजह रहा हो। तो वहां पे तो बनता है, लेकिन जो अच्छे शेर हैं उनको भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं फारूकी किसी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ये वही है क्या, कि कैफियत के शेर बहुत सारे, अब जैसे कोई शेर रिलेट नहीं हो पा रहा है हमें। जैसे हमने एक अपने दोस्त को वो नासिर का शेर सुनाया कि हमारे घर के दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। उसने कहा कि हमें तो कुछ खास नहीं दिख रहा है शेर में इसमें। तो आपको ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्या कि सिंपली हो सकता है वो रिलेट ना कर पा रहे हो, या कुछ खास उनको ना दिखता हो एहसासात के तौर पे ऐसे शेरों में जो फिराक के शेर हैं फरूकी को। इस पे अपना आप बताएं कुछ राय। इस बारे में तनिष्क भाई ऐसा है, देखिए जो जाहिर है, भरती के लफ्ज, भरती के शेर तो ये सब शायरों की गजलों में होते हैं। गालिब की, मीर की आपको गजलें मिल जाएंगी ऐसी, भरती के शेर है जहाँ पे गालिब के भी 250 के करीब तो गजल हैं, उनमें से फेमस तो 100 ही गजल है, 150 गजल तो भरती की ही। आप मतलब कहने का मतलब ये है, भरती जो है ये पैमाना कोई क्रिटिसिज्म का नहीं होता। और शायर अपने अच्छे शेरों शेरों से जाना जाता है, अपने कुलियात से नहीं जाना जाता शायर। मीर ने की 2000 के करीब गजलें हैं। फिराक साहब ने ही मीर को बहुत मानते थे। फिराक साहब ने कहा कहा था कि मीर के अच्छे शेर 600-700 शेर हैं जिनसे मीर मीर बनता है, जिन शेरों पे। तो ये सब चलता है। और फारूकी के बारे में जो मेरा जो जाती एक वो है मत, जो टाइम के साथ बना है, वो ये है कि उनकी जरा शिद्दत पसंदी थी उनके नजरिए में। वो जिस चीज को मनवाना चाहते थे उसको आसमान से बड़ा कर देते थे, जिस चीज को गिराना चाहते थे उसको बिल्कुल छोटा कर देते थे। अब आप देखो वो जो 1966 में शायद जब ये नियाज फतेहपुरी का इंतकाल हुआ, तो फारूकी ने कोई काइंड वर्ड्स नहीं लिखे नियाज के बारे में। और जबकि नियाज कोई निगार, उन्होंने कितने साल चलाया, कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, बहुत बड़े उर्दूदां थे। इसी तरह जब उन्होंने चढ़ाने पे आए वो, क्या कहा जाता है कि उन्होंने इसको जफर इकबाल को कहा कि आप गालिब से बड़े शायर हैं, या आप अपने जमाने के गालिब हैं, कुछ ऐसा बिल्कुल। जफर इकबाल का इंटरव्यू है। तो कहने का मतलब है वो जरा एक शिद्दत पसंदी उनके रवैये में थी। जिसको वो चढ़ाते थे उसको खूब चढ़ा देते थे, जिसको गिराते थे उसको खूब गिरा देते थे। अब फिराक साहब जब फारूकी जवान हो रहे थे, या जिन दिनों वो जाहिर है फारूकी स्टूडेंट रहे होंगे या अपने जवानी के दिनों में थे, उस वक्त फिराक ही फिराक थे इलाहाबाद में। और फारूकी ने इस बात का एतराफ किया है
जो ये शबखून वगैरह छापते थे, वो शबखून के शुरुआती शुमारों में सरे फहरिस्त फिराक की गजल छापते थे वो। लेकिन बात ये है कि जब कोई शख्स थोड़ा सा शिद्दत पसंद जिसका एटीट्यूड हो, तो जो कोई बात वो मेरे ख्याल से मनवाने पे आता है, तो उसको बिल्कुल हद पे जाके कुल कुल पे जाके मनवाता है बात को। तो यही शायद उन्होंने फिराक के साथ साथ भी किया। क्योंकि इस बारे में जाहिर है लंबी बात छिड़ जाएगी, छेड़ेंगे तो, लेकिन इसमें मोटी बात यही है, फिराक अच्छे शायर है, कोई शक नहीं है। लेकिन फारूकी ने जिस तरह से मामूली शायर, फिराक जैसा तही दस्त शायर, इस किस्म के अल्फाज यूज करके न सिर्फ फिराक की को तो खैर क्या चोट मारेंगे, लेकिन एक जो उर्दू रिवायत है, असातिज़ा को जरा एक एहतराम से बात करने की, उस पर ही चोट मारी है। मुझे नहीं लगता जरूरत थी इस किस्म की बातों की। फिराक जैसा मामूली शायर, ये बात कहने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप किसी के बड़प्पन का मत एतराफ करो, लेकिन अब मैं कहता फिरूं कि फराज जैसा मामूली शायर, फैज जैसा, मैं, कोई जरूरत नहीं होती इन बातों की। तो ये सब बातें आदमी अपनी ही किसी इनर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कहता है, मुझे तो लगता है। अदरवाइज कोई भी नाकिदाना जरूरत ऐसी पेश नहीं आती जो आपको इस तरह की सख्त बातें कहलवाने में मजबूर करे। इवन इसके, जो मैं आपको कह रहा था, नियाज फतेहपुरी के बारे में उन्होंने, इंतकाल पे, उनके इंतकाल पे जबकि ताजियत माहौल होता है, जरा अच्छा बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियाज की जरूरत बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, न जाने वो कैसे इतने दिन जिंदा रहे। हो सकता है वो उनके अदबी करियर के बारे में कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि वो उनके लाइफ पे ही कह रहे होंगे, लेकिन इस किस्म की बातें कहने की क्या जरूरत होती है? तो मैं इसको जरा उनकी शिद्दत पसंदी ही में जोड़ता हूँ। और यही ख्याल मेरे ख्याल से शमीम हनफी का भी था, एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा फरमाया भी था। जी। हम्म। अच्छा, ये मीर वाले पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था कि एक उनका शेर है जो बहुत मतलब सबसे फेमस शेरों में से है कि नाजुकी उसके लती क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें मुझे पर्सनल लेवल पे कोई बड़ी बात नहीं दिखती और बहुत मामूली सा शेर लगता है। अगर आपको इसमें कुछ दिखता है तो ये बताएं, क्योंकि मैंने पूछने की कोशिश की है कुछ लोगों से, लेकिन उनका भी ख्याल मतलब वो बोल देते हैं, कुछ निकाल लेंगे इसमें से कि हाँ तो मेटाफर भी कोई बहुत बड़ा इन्होंने नहीं दिया है, बहुत सादा सी बात कह रहे हैं कि हाँ गुलाब से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस पे, इसमें सच में कुछ डेप्थ है आपके ख्याल में, या आप भी अग्री करते हैं इस पे कि मतलब अच्छा शेर है लेकिन जितना तवज्जो दिया जाता है उसके लायक मुझे तो नहीं लगता एटलीस्ट। देखिए तनिष्क भाई, शेर ठीक है, अच्छा शेर है। तवज्जो इसमें जो दी जाती है वो मीर के खूबी पे कम है, वो तवज्जो उर्दू जबान की खूबी पे ज्यादा है। गुलाब की सी है, इसमें सी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है सुनने वालों का, कि गुलाब की पंखुड़ी नहीं है, गुलाब की पंखुड़ी जैसी है। तो ये जो सी की कैफियत है एक तो इस शेर में, इस पे जोर दिया जाता है, जो कि उर्दू जबान का खासा है, उर्दू जबान की खूबी है। अच्छा, बाकी पंखुड़ी भी नाजुक होती है, लब भी नाजुक होते हैं, रियायत लफ्जी इसमें कह लीजिए। शेर है, अच्छा शेर है। अब मैं इसको कोई एक्स्ट्रोर्डनरी शेर मैं खुद भी नहीं मानता। जी। वैसे ये काफी दिखता है, मतलब जैसे एक उनका शेर है कि वही, उला सॉरी, सिर्फ सानी याद आ रहा है, उला तो ध्यान नहीं आ रहा। एक है कि एक सन्नाहटा गुजर जा है। तो ये और जो मतलब फरहत एहसास साहब भी आई थिंक इसके बारे में बात करते हैं कि जो मूवमेंट पैदा कर देते हैं मीर, एक छोटा सा एक एक सिलेबल जोड़ दिया, आधा सिलेबल जोड़ दिया किसी लफ्ज में, और उससे अब सन्नाटा गुजरता है कहते हैं, तो वो मूवमेंट नहीं होती शेर में जो सन्नाटा से हो रहा है। मतलब गूजबम्प वाला शेर बन जाता है ये अचानक से सिर्फ एक हे का लफ्ज डाल देने से। और अनेकों शेर हैं इनके ऐसे, तो वो जो एक सौदा के शेर के अगेंस्ट है, उसके जमीन में जो है कि अम, हमारे आगे जब तेरा किसू ने नाम लिया, दिले सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। तो फरहत एहसास साहब भी इस पे बोलते हैं कि जो ये थाम थाम है, जो हाँ क्या बोलते हैं, रेपिटेशन वैसे पोइट्री में यूजुअली अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये जो थाम थाम से ये जो मूवमेंट पैदा हो रही है शेर में, खैर।
तो हाँ, ये इस पे आई थिंक आप इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो मीर की जो सहल मुमतना की जो मास्टरी है, जो आसान ये चलती फिरती लैंग्वेज की जो मास्टरी है, वो गालिब में देखने को नहीं मिलती है। जब भी कुछ इंटरेस्टिंग वहां पे क्रिएट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वर्ड प्ले कर रहे हैं, कुछ ग्रामर सिंटैक्स के साथ खेल रहे हैं, ग्रामर के साथ खेल रहे हैं, उसी से दिखता है। तो हाँ, इस पे तो नाउ ऐसी की आप किस बारे में बात कर रहे थे उस वक्त? भाई, जो आपने पहला शेर पढ़ा, एक सन्नाहटा गुजर जा है, शायद इसका उला मिसरा ये है, जब नसीमे सहर उधर जा है, एक सन्नाहटा गुजर जा है। ये शेर है। हाँ जी। शेर में सन्नाहटा, जिस तरह से ये लफ्ज, और सन्नाहटा लफ्ज और जगह भी इस्तेमाल किया है मेरे ने, तो जाहिर है ये बहुत असर पैदा करता है। मुझे तो ऐसा लगता है जब सन्नाहटा गुजर जाए, जैसे लू चल रही है दोपहर की, गर्मी की दोपहर जैसे होती है। लेकिन इस शेर में मुझे जरा एक ऐप भी दिखता है, इस पे बात मैंने किसी को करते सुना नहीं। नसीम सहर कहा है। अब सहर जो है, सुबह को कहते हैं। नसीम सहर जो है वो अक्सर खुशगवारी का एक आलम लेके आती है। जो मैंने जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं नसीम सहर की, जो एक कैफियत मानी जाती है वो खुशगवारी की है। हमा हमा शब्दरी उम्मीदम के नसीम सुबह गाही, बपया में आशनाई ब नवाज दाशनारा। हाफिज का शेर है। या और भी आपको जहां जहां मिलेंगे, सुबह की अक्सर कैफियत खुशगवार होती है। तो इसने जो ये सुबह की कैफियत के साथ जो सन्नाहटा गुजारा है मीर ने, जबकि सन्नाहटा ये सानी मिसरा अपने आप में बहुत बड़ा है, वो बात अलग है। पर ये नसीम सहर के साथ मुझे कई बार इसमें जरा मुझे ऑब्जेक्शन है इस शेर में। चलो खैर, एक बात ये हुई। लेकिन हाँ, जो मीर का वर्ड प्ले का काम है भाई, जो मीर का जबान दानी, जो जबान के ऊपर उनकी पूरी मुसल्ला तौर पर कुदरत है, वो उनके जगह जगह उनके अशार में बिखरी पड़ी है। और वो खूबी पैदा करते हैं जबान से, और इसीलिए शायद वो खुदाए सुखन कहे भी जाते हैं। और जहां तक आपने गालिब का जिक्र किया, गालिब के बारे में तो फारूकी साहब ने भी, इसमें आप जब शेर शोरंगेज का दिबाचा पढ़ेंगे तो लिखा है कि गालिब ने उतनी रंगारंग और पुरलुत्फ जिंदगी नहीं जी जितनी मीर ने जी है। गालिब अक्सर, ठीक है, एक मुफक्किर की तरह से एक अपना पेचीदगी के शेर तो बना देते थे, पर उनके शेरों में इंसानी एहसासात, इंसानी ताल्लुकात, खासकर एहसासात नहीं ताल्लुकात कहना चाहिए, उतने नहीं मिलते जितने मीर के शेरों में मिलते हैं। मीर ने जिंदगी जी है एक लोगों के बीच में रह के, माशूकों के बीच में रह के, जिस भी तरह से कहिए आप, जिनसियत कहिए। तो ये इस चीज ने भी मीर की शायरी को और ज्यादा पुरलुत्फ और मजे मजे का बनाया है। और जो जबान पर उनकी कुदरत है वो तो भाई है ही है। और ऐसी कुदरत बहुत कम शायरों को नसीब हुई है कि वो ताली का शेर भी कह लें तो भद्दा नहीं लगता अक्सर। मीर का जैसे वो शेर है ना, सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। अब खुद के कहने को फरमाना कहना, उर्दू में हम जब खुद बोलते हैं तो हम अर्ज करते हैं, हम फरमाते नहीं है, फरमाता दूसरा है, सामने वाला। लेकिन ये खुद के फरमाने को कह रहे हैं। इसी तरह इनका एक और शेर देखिए, इस फन में कोई बेतह क्या हो मेरा मुआरिज, अव्वल तो मैं सनद हूं, फिर ये मेरी जबां है। आप देखो, जबान पे जिस तरह की वो दिखा रहे हैं, एक हक दिखा रहे हैं। तो मीर तो मीर ही है भाई इन सब हवालों से। और वो जबान से तरह तरह की छेड़छाड़ भी करते हैं। इसके बारे में उनके अशआर हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई, इसको ताबा फलक मैं ले गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सही, पर इस बात में वो इशारा करते हैं कि भी उन्होंने जबान को बनाने में भी मदद की है। यही शेर अगर आप ले लें, जब नसीमे सहर उधर जा है। अब जा है, अब जाता जाती है कहना चाहते थे, पर इन्होंने जा है से काम चला दिया। अब ये इन्होंने जबान में इजाफा किया है, ये चीज कोई रोजमर्रा थोड़ी थी उस वक्त की, ऐसा तो नहीं था। तो ये सब है भाई मीर के एक्सपेरिमेंट्स जो रहे हैं। जी। अच्छा, उस पे एक बुनियादी क्वेश्चन पूछना मैं चाहूंगा कि जो आपने कहा कि जो सुबह है वो यूजुअली एक मतलब खुश मिजाजी को बयां करती है, मतलब कन्वेंशनली एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं कह सकते क्या कि मीर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? क्योंकि एक गालिब का शेर है कि विद एक मिनट, तो
अभी ध्यान नहीं आ रहा। बेसिकली वो बोलते हैं कि जो मेरी रात है वो, हम्म, वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों कर रहा, जिसे नसीब हो रोजे से आह मेरा सा, वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों कर रहा। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ मीर के यहाँ भी सीन है, मतलब एटलीस्ट इस शेर में, कि वो बोल रहे हो कि भाई यूजुअली मॉर्निंग तो क्या नाम है, अच्छी खुशमिजाजी के लिए होता है, लेकिन हमारा इतना खस्ता हाल है कि ये भी हमारे लिए बदनसीबी का ये बन गई है, एक बदनसीबी की चीज बन गई है कि जब सुबह भी होती है तो मतलब हम डर जाते हैं एक तरह से। या ये, तो मतलब ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, या ये गलत होगा? निष्क भाई, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है यही सब्जेक्टिविटी है शायरी की, यही शायरी का मजा है। मेरे नजदीक नसीम शहर जो है वो एक जरा एक सन्नाटा, जरा लू या एक ना एक कोई झुलसा देने वाली हवा से मंसूब तो मैं कर सकता हूँ। मैं नसीम शहर से बड़ा मुश्किल है करना। जबकि जबकि फारसी और उर्दू दोनों में ऐसा नहीं है कि सुबह हमेशा खुशगवारी होती है। बहुत अशार हैं कि सुबह फिराक का शेर देखो, वो है, हुई वारदात सुबह तो गुलों के सीने धड़क गए, वो चली पेगे नसीम कई हाथ उछाल दिया लहू। इन्होंने भी नसीम का जिक्र किया है और तेग का। लेकिन इस शेर के जो ये मफहूम है वो खुशगवार ही है। तो खैर ये सब्जेक्टिविटी है, और जैसा आपने कहा मीर के शेर को जिस तरह से आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो उसमें भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी हो सकता है। अब शेर है जैसा, अगर वो है ना उसका यगाना का, उसका यगाना का शेर है, इल्म क्या इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके गुमान में आई। है भाई, जैसा जिसके गुमान में आए वही हकीकत है इसकी, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। जी। हम्म। अच्छा, इससे आपका क्या ख्याल है? क्योंकि यूजुअली मतलब मीर को अक्सर लोग ये कह के टाल देते हैं कि भाई रोना धोना, रोने धोने के शेर हैं। लेकिन हालांकि गालिब के यहाँ मुझे जो रोना धोना है वो ज्यादा दिखता है, एटलीस्ट मीर से अगर कंपेयर करें कि कितनी मतलब, जैसे गालिब के तो बहुत कम शेर हैं मीर के कंपैरिजन में, 233 गजलें हैं मेरे हिसाब से। तो इसमें अगर देखें कि 233 में ही कितने बार हर मतलब गजल में कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये रोने वाली कैफियत। जो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल मुझे दिखता है, जो जो खुर्शीद की बात जब करते हैं दोनों, तो एक मीर का, आई थिंक ये पहले दीवान का पहले ही गजल का शेर है कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़हूर था। और जब गालिब इसकी बात करते हैं तो परतवे खुर्स है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होते तक। तो खुर्शीद की ही बात हो रही है, तो इसको मतलब गालिब का बड़ा क्या नाम, एक ग्लूमी शेर लगता है। और मतलब अ, जब वो थोड़ा क्या बोले, मतलब हंसमुख भी थोड़ा वो होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मतलब नम आंखों से ही हंस रहे हैं। और मीर के यहाँ एटलीस्ट जो फरूकी एटलीस्ट जो लिखते हैं कि चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल जैसा लगता है मीर के यहाँ, कि पूरा चहल पहल दिख रही है। और जो एक रॉ इमोशंस देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ। और हालांकि गालिब के शेर बहुत बुलंद हैं, लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे उनका वो शेर है कि जख्म के भरने तक नाखून न बढ़ावेंगे क्या, तो अब इससे कोई रिलेट नहीं कर पाएगा आई थिंक। लेकिन वही मीर के जो शेर हैं उससे रिलेट लोग कर सकते हैं एक तरह से। तो गालिब एक सुपरफिशियल दुनिया में भी जीते हैं ऐसा लगता है मुझे, या ये कहना गलत होगा? तनिष्क भाई, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि रोना धोना जो मीर के यहाँ है, वो सच है, रोना धोना है। लेकिन उसको अगर गौर से देखें तो वो रोना धोना बहुत निशातिया भी है। ये तो पता नहीं कहाँ से हवा चली है कि रोना मतलब रोने का मजमून। उर्दू शायरी में मजमून बंदी बहुत है। जरूरी नहीं है कि आपने कोई रोने का शेर कह दिया तो आप रोते ही जा रहे हैं। अ, हम शेर ध्यान नहीं आ रहा है।
खाकानी इरादीगर शब आमद, उसका दूसरा मिसरा ये है। खाकानी का शेर है। तो शेर में बहुत बार मजमून बंदी के लिहाज से भी शेर कह दिए जाते हैं। और मीर के तो इतने सारे रोने के शेर ऐसे हैं कि जो निशातियां हैं एक तरह से, जिन पे हंसी आती है, जिन पे मजा आता है। कोई रोना, अ, मीर का वो शेर है ना, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, तो हम साया काहे को सोता रहेगा। तो क्या कोई शोर से, क्या कोई मीर चीखे मार मार के, क्या ये कोई हकीकत थोड़ी है रोने धोने की? कोई कोई ऐसे रो सकता है क्या कि कोई रोता ही रहेगा पूरी रात? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बिल्कुल। का सब मीर का एक जबान की और एक जादू बयानी है मीर की। इसको रोने धोने से नहीं हमेशा मंसूब करना चाहिए। बहुत बार जो एक आशिक है, जो आशिक का नक्शा है फारसी शायरी से जो चला आता है, जो आप खुसरो की गजल में भी देखते हैं, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनास्त, गुफ्तम के शीर शकर, गुफ्ता के गुफ्तारे मनास्त। तो आशिक तो हमेशा आजिज ही होता है उर्दू और फारसी शायरी में। तो आशिक तो रोना धोना ही आशिक का काम है, और क्या काम है उसका? यही आपको गालिब के यहाँ भी दिखेगा। यही आपको हर उर्दू शायर के यहाँ दिखेगा जिसने उर्दू शायरी को उसकी क्लासिकी रिवायत में बरता और चलाया है। दाग के यहाँ देखिए, दाग जितने पुरलुत्फ और हंसने वाले कोई शायर नहीं होंगे, लेकिन वो रोते ही रहते हैं माशूकों के सामने तो हमेशा। तो ये सब रोना धोना, ये आज का कोई, आज के जो डिप्रेस्ड, जो एक कल्ट ऑफ डिप्रेशन जो चला हुआ है पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद, 50s के बाद, जिसमें हर आदमी को जरा सी कोई चोट लगी और मैं उसको ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, वो सब मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि डिप्रेशन जैसी संगीन चीजों को भी ट्रिविलाइज करके हम आम रोने धोने से ही उनको जोड़ के एक गमजदगी की एक मुस्तकिल कैफियत जो आज के शायर बनाते हैं, वो नहीं थी मीर के यहाँ। वो एक पल रो के अगले पल हंस भी लेते थे। वसल के मुतमन्नी हो देते, रो लेते थे। वसल हासिल हो गया तो हंस लेते थे। आज के शायर नहीं थे वो कि जो तू आए तो क्या और ना आए तो क्या, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ। तो ये जो मुस्तकिल जो रोने की कैफियत है, चाहे उसमें रोना ना हो जाहिर, लेकिन उसकी कैफियत ऐसी है कि वो शख्स रोने ही में मुब्तिला है। उनको नहीं लेकिन पॉइंट आउट किया जा रहा। अरे ये पुराने शायर ये रोते वोते थोड़ी थे, ये तो माशूक के आगे एक मजमून बांध देते थे रोने का। माशूक इन पे, उस पे तरस आ गया, तो अपना फिर विसाल हो गया, तो फिर ये हंस देते थे। तो ये रोना वोना वो सब नहीं है। जी। हम वो जो अभी आपने जो बात कहा उस पे एक शेर याद आ रहा है, इसी गजल का है कि खामोश हुस्न से, इसी वाले गजल का है कि, और इसमें दाग, दाग का मुझे दिखता है बिल्कुल कि दाग टाइप का ये शेर है बिल्कुल कि हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐ सिफर, उस सोख को भी राह पे लाना जरूर था। तो पहले तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई हाँ खाक में मिल गए, लेकिन उसको राह पे लाना भी जरूर था। तो पर इसमें भी ये जो आपने बात कही कि जरूरी था, वो जरूर था कह दिया है। तो नए वेज जो इन्होंने डेवलप किए हैं, ऑब्वियसली वो तो कंट्रीब्यूशन है ही मीर का। खैर इस पे अगर बात करेंगे तो होती रह जाएगी बात। इस पे लगाम लगाते हैं थोड़ा, और आपके, अगर आपको कोई बात कहनी है इन कंक्लूजन तो कहें, और इसको मकाम तक पहुंचाते हैं इसको एटलीस्ट। कंक्लूजन यही है तनिष्क भाई, कि अच्छी शायरी का ज़ौक जो है वो रोने हंसने इन बातों से परे है। ये सब बातें इंसान की जिंदगी में, रोना भी उतना ही अहम है जितना हंसना, और रोने को भी हम उतनी ही अहमियत देंगे जितनी हंसने को। तो रोने का भी मजा आएगा, हंसने का भी मजा आएगा। बावजूद इसके बरक्स जो मैं देखता हूँ, आप क्लासिकी शायरी और आज की शायरी में जो एक फर्क देखता हूँ, वो ये है कि आज की शायरी ज्यादा से ज्यादा ऐसी होती जा रही है जिसमें जो शेर कहने वाला है जो, वो मुस्तकिल तौर पर उदास है। उदासी उसके लिए कोई वो नहीं है कि भाई किसी वजह से वो उदास है, वो मुस्तकिल तौर पे उदास है। ऐसा हम ये बानी और नासिर काज़मी के जमाने के उदासी बाल खोले सो रही है, क्यों भाई क्या? ये सब बातें जो एक कल्ट ऑफ डिप्रेशन और कल्ट ऑफ सैडनेस जो चला है ये पिछले 50 साल में, इसने मेरे ख्याल से जाहिर है ये समाज की हालत को दिखाता होगा ये। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो शायर रोता था तो दहाड़े मार के रोता था, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो है अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरान हो वीरान गए। हो गए।
अब आप देखिए, क्या कोई क्या इतना रो सकता है कि बस्तियां ही वीरान हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मुबालगा आराई है, मुबालगा शायरी की खूबी है, खुसूसियत है। आज की शायरी में क्या है, ये मुबालगा आराई, रोने की जो एक फिजिकल फॉर्म है वो तो छूट गई, लेकिन जो एक मुस्तकिल उदासी है, मुस्तकिल जो एक परेशानी हाली है, बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के, तो वो बहुत बानी के यहाँ जगह जगह, ये इरफान सिद्दीकी के यहाँ जगह जगह, रात खाली सर पे थी, सर्द बिस्तर सामने था, बानी का मिसरा है। तो ये सब हमें सोचना भी चाहिए बतौर शायर या बतौर कारी के, हम किस तरह का एक नया जो एक मंजर है शायरी का वो बन रहा है, जहाँ पे एक उदासी और रंगारंगी तो शायरी से मेरे ख्याल से 100 साल से चली ही गई तकरीबन। रंगारंग तो शेर बहुत कम शायरों के मिलते हैं। अब तो बस अपना एक अलमनाकी है। तो पहले क्या था, सीना कूबी। मीर का शेर देखिए, यक लहजा भी नहीं, यक लहजा सीना कूबी से फुर्सत नहीं हमें, यानी के दिल के जाने का मातम बहुत है यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि एक लम्हा भी मुझे छाती पीटने से फुर्सत नहीं है। अब क्या, अब देखिए ये शेर क्या कोई रोने का शेर है? अरे हंसना जिसको आएगा वो इस पे हंस सकता है शेर पे। ये कोई रोने की बात है? कोई छाती पीट रहा है लगातार सारा दिन, तो ये तो हंसने की बात है, उसमें रोना क्या है? एक मीर का शेर है, शायद मैं हो सकता है सही सही ना पढ़ पाऊं, पर मीर साहब यूं कहीं को जाते हैं, कुंजड़े कहीं को आते हैं, कुछ तो ऐसा है। तो ये क्या रोने का शेर है कोई? तो कहने का मतलब है, रोने हंसने की तमीज भी गड़बड़ हो गई है आज के जमाने में। जो खुल के चीखे मार मार के रोना होता है वो कोई रोना थोड़ी होता है। रोना तो वो है, आदमी आंसू भी ना गिराए और वो एक जिंदा लाश की तरह बसर करे, वो रोना है। मीर का रोना कोई रोना नहीं है, मैं उसको कोई रोना नहीं मानता। जी, यही मेरी बात थी जो मैं कंक्लूजन। हाँ जी। और इस पे कभी फिर जरूर बात करेंगे, जो कंटेम्प्रेरी शायरी का जो बुरा हाल है। और हिंदी में मुझे वो खास तौर से दिखता है, क्योंकि छंद तो बिल्कुल लगता है खत्म ही हो गया है। जो जिसको मन कर रहा है बोल रहा है, कहानियां लिख रहे हैं लोग, और कविता है, ये है वो है, जो भी है। इस पे कभी और जरूर इस पे डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या और कहाँ से मतलब गड़बड़ी ये शुरू हुई, और कैसे उसको सुधार सकते हैं। खैर, हाँ, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा उसके, आपका जो वो गालिब वाला जो शेर था कि देखना इन बस्तियों को कि ये वीरान हो गई। तो उसपे एक और ये गालिब का शेर है, अभी ध्यान तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन उसका मजमुआ ये है कि गालिब ये रो रहे हैं कि भाई खेमे के पीछे हम रो रहे हैं, और मतलब पत्थर की दीवार भी हमें हासिल न थी, कि यहाँ पे रोएंगे तो उसको पता चल जाए। तो एक डायनेमिज्म पहले देखने को मिलता था, कि एक शेर में वो छिप भी रहा है कि नहीं भाई वो माशूक देख लेगा हमें रोते हुए, और फिर इधर ये गला फाड़ के रो रहे हैं। तो ये डायनामिज्म जो था वो पहले देखने को मिलता था, बिल्कुल ही खत्म हो गया है लगता है, क्योंकि एक ही कैफियत के शेर, वही रोने धोने वाले, वही लगातार चल रहे हैं। और दाग के बाद से मेरे ख्याल से बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। जो दाग के यहाँ चहल पहल है, और जो अचानक से वो सरप्राइज कर देते हैं। वो जो शेर है कि मुझे याद करने से ये मुद्दा था, निकल जाए जहाँ हिचकी आते आते, और अचानक से एक संजीदा शेर है फिर कि अम, देखिए ध्यान से उतर गया। अम, उसी गजल का है कि नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते। तो खैर अभी ध्यान से उतर गया, उसमें अचानक से एक संजीदा शेर दे देते हैं। और जो एक कॉमिक एलिमेंट है, जो आई थिंक आप पॉइंट आउट करना चाह रहे थे मीर के रोने में, तो इतना एग्जैजरेट कर देते हैं अपने रोने धोने को मीर, कभी कभी, या क्लासिकल पोएट्री में भी देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा वो एग्जैजरेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये तो भाई इतनी अतिशयोक्ति, ये सार्कास्टिक लगती है एक तरह से। तो वो अभी बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि एक ही कैफियत में शेर लिखे जा रहे हैं अब इसका, जो भी हो। खैर, आपका आपके कुछ पसंदीदा शेर सुनाए मीर के, या किसी भी शायर के, जो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। तनिष्क भाई, मैंने मेरे ख्याल से इस वीडियो के दौरान
20-22 शेर तो सुना दिए होंगे जरूर। तो वो सब पसंदीदा ही शेर थे मेरे। बाकी उसके अलावा पसंदीदा तो बहुत शेर होते हैं, लेकिन यार अब ध्यान पे तो, अब आप एक शेर ध्यान आ रहा है, देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि एक निशातिया रंगारंग शेर बहुत होते थे पहले। अब एक मुस्तफी का शेर देखिए आप, इसमें जरा सा वल्गर भी है शेर ये, पर लुत्फ देखिए कितना है। रखा है ठोर मुझको कहर वे के नाच ने, दूल्हा कहीं को जावे है उसका कमर कहीं। मतलब देखिए ये जो शायरी क्या, कोई ये कोई गैर फितरी शेर नहीं है ये। बीइंग ए मेल, मैं बिल्कुल इस शेर से रिलेट कर सकता हूँ। जाहिर है जिस तरह से एक फीमेल की ब्यूटी को बहुत से मेल्स, एक फिजिकल ब्यूटी को बिल्कुल हम रह नहीं सकते उसको देखे बगैर। अब ये शेर आप देखिए मतलब किस तरह से एक बिल्कुल रंगारंग शेर है, और बिल्कुल हकीकत हकीकत शेर है। कुल्हा कहीं को जावे है उसका कमर कहीं। तो इस किस्म की शायरी जो है वो एक मुस्तकिल उदासी ने जो ले ली है, वो मुझे जरा बुरा लगता है। एक दो शेर और सुनो, खैर अच्छे अच्छे सुनाता हूँ आप। इरशाद। एक एक मुस्तफी का शेर और देखिए। मैं अजब ये रस्म देखी, मुझे रोज ईद कुर्बां, वही जिब्ह भी करे और वही ले सवाब उल्टा। तो क्या ये बात। शेर है। इसी तरह जो हम रोने की बारे में बात कर रहे थे, मुबालगा आराई जो रोने की थी, उसी बारे में गालिब का मुझे शेर याद आ रहा है। गालिब का शेर है कि वो शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। नहीं, खुलता किसी किसू पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। ये उतना नहीं, लेकिन मीर का शेर सुनिए सेम इसी तर्ज का। वो आपको दिखाएगा कि रोने में निशातिया पहलू क्या होता है। आंसू मेरी आंखों में हर दम जो ना आ जाता, तो तो काम मेरा अच्छा पर्दे में चला जाता। क्या अब बात। अब देखिए आंसू को किस तरह से इन्होंने आंसू को बरता है। तो हम्म। ये सब है भाई। एक दो शेर और मैं देख लेता हूँ, मेरे सामने मेरी ब्यास लिखी है, मैं अच्छे अच्छे शेर लिखता रहता हूँ वहां पे। तो मीर का ही रोने पे एक शेर और देखिए, लो देखो इत्तेफाकन सामने खुल गया। इसमें भी देखिए कितना निशातिया पहलू है। शबे हिज्र में कम तजल्लुम किया, कि हम साएगां पर तरहम किया। कि रात को मैं हिज्र की कम रोया, पड़ोसियों पे मैंने तरस खाया, हम साएगां पर तरहम किया। ये शेर अब आप भेजिएगा देखो आप इसमें क्या हमें कुछ। प्लीज। हाँ नहीं, रिकॉर्डेड है, आप सुन लीजिएगा, भेज भी दूंगा, कोई बात नहीं। अ, ये लेकिन मजमून जो दहाड़े मार मार के रोने का है, ये उर्दू में नया नहीं है। ये जो मैं फांसी आपको खाकानी का शेर सुना रहा था, हाँ जी। अ, हम साया शुनीद नाला अम गुफ्त, हाँ ये था इसका मिसरा। हम साया शुनीद नाला अम गुफ्त, खाकानी राधिगर शब आमद। के पड़ोसियों ने जब मेरा रोना सुना, तो वो बोले कि लो भाई खाकानी पर एक रात और आ गई। तो मतलब खाकानी की हर रात यूं ही कट रही है रो रो के। तो अब क्या कोई ऐसे कोई कोई अब सोचिए मुबालगा राई है, ये कोई ऐसा हो थोड़ी सकता है। मुस्तफी बिल्कुल का एक बिल्कुल। शेर है शायद इसी तर्ज का, मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे सही ध्यान नहीं आएगा, पर वो ये ऐसे है कुछ कि हम जानू पे रख के सर बैठ गए, तो हमसायों के घर बैठ गए। घर कब बैठते हैं, जब घरों घरों की नींव में पानी चला जाता है ना, जब घर के नीचे, तो घर बैठ जाता है। हाँ, धस जाना जो तो बोलते हैं। हाँ धस जाना, उसको बैठ जाना भी कह देते हैं। तो मुस्तफी जब कह रहा है कि मैं जब अपने जानू पे मैं अपने सर रख के बैठ गया एक बार, तो मैं इतना रोया कि पड़ोसियों के घर बैठ गए, इतना पानी बहा। तो अब देखिए कि कोई रोने का शेर है, इसको रोना धोना कहोगे आप बताओ। हम्म। बिल्कुल। और भाई रोना धोना हेल्दी होता है। ये अजीम, आप तो बिहार के हैं, शाद अजीमाबादी का एक शेर सुनिए। खामोशी खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तो भाई ठीक। तड़पना बड़पना तो अच्छी बात होती है, पर खुश होते हैं तड़पता हुआ देख के किसी। और खासकर ये जानते हुए कि उर्दू शायरी की जो रिवायत है वो मजमून बंदी की रिवायत है। ये तड़प जो रहे हैं, ये मजमून, शेर का मजमून बांध रहे हैं, ये खुद तड़प तड़प नहीं रहे कुछ। ये बहुत, ये हंस रहे होंगे वो शेर कह के, क्या अच्छा शेर। तो इसको कोई ज्यादा
रियलिटी की तरह देखना चाहिए, इसको एक लाइव डायनेमिक्स की तरह देखना चाहिए। ये कोई जो जो अभी हम जो आप अगले कभी आइंदा इंशाल्लाह बात करेंगे तो करेंगे कि किस तरह आप कह रहे हो कि इंसेप्शन क्या है इसका रोने धोने का, और जो ये उदास नस्लों वाली जो ये कैफियत चली आ रही है, मुझे लगता है इसका इंसेप्शन ये सेकंड वर्ल्ड वॉर और ये वर्ल्ड वॉर के दौरान की जो पोइट्री हुई है, और अंग्रेजी पोइट्री का जब से असर हमारे समाज में आने लगा है, अंग्रेजी क्रिटिसिज्म का असर हमारे समाज में आया है जब से, तो ये मुझे लगता है ज्यादा बढ़ गया है। हमारी क्लासिकी रिवायत में ये सब चीजें नहीं थी इस तरह से। हाँ जी बिल्कुल। जी साहब। हाँ, आपके इसी मतलब इसी के पैरेलल में ही रहेगा। एक शेर है अमीर हसन का, और मतलब बिल्कुल ऐसा वो तो नहीं है, लेकिन एक तरह से वो थोड़ा उसमें दिखता है सार्कास्टिक नेचर। उसी गजल का है कि जो कोई आवे है नजदीक ही बैठे है तेरे। तो उसके बाद का शेर है ये कि गैर को राह हो घर में तेरे सुभान अल्लाह, और हम दूर से दर को तेरे तकते जाएं। तो ये जो सुभान अल्लाह आ रहा है, तो ये इससे लग रहा है कि सरकास्टिक, कि भाई बोल भी रहा है कि गैर को राह हो घर में तेरे सुभान अल्लाह, तो ऐसा लग रहा है कि महबूब पे वो तंज कस रहा है। और ऐसा ये जो कन्वर्सेशनल शेर होते थे एक तरह के, कि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोल रहा है अपने महबूब से, जो शायर है, वो भी अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। सिर्फ मतलब एकांत में बैठा है अपने एकदम दरवाजे को मुकफ्फल करके और रोए जा रहा है, ऐसा ही लगता है अब तो। खैर, हाँ, काफी लंबा हो गया ये तो अब इसको रहने देते हैं। अगली बार कंटेम्प्रेरी पोएट्री और ये जो उदासीनता कहाँ से, ये एकदम नीरस कहाँ से हो गई हमारी शायरी, इस पे बात करेंगे। जी दोस्त, ठीक है, आज के लिए विदा लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से ये करने के लिए। जी भाई, शुक्रिया। जी, ठीक।